वो जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। उर्दू के अच्छे जानकार और शेर व शायरी के शौकीन मनमोहन सिंह को मुजफ्फर राजमी का ये शेर बेहद पसंद था। वैसे तो मनमोहन सिंह की अपनी जिंदगी भी इस शेर के इर्द गिर्द ही रही, क्योंकि इतिहास से अपने बेहतर और उदार मूल्यांकन की अपेक्षा रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब स्वयं इतिहास में विलीन हो चुके हैं। ये प्रश्न अपने पीछे छोड़कर कि भारतीय जनमानस और संसदीय राजनीति का समकालीन दौर उनका मूल्यांकन कैसे करेगा। दिलचस्प पहलू यह है कि बीते 2 दिनों से देश के तमाम अखबार और खबरिया चैनल्स में बतौर प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री उनकी सादगी, ईमानदारी, दूरदर्शिता, निर्भीकता और सहज मानवीय संवेदनाओं के किस्से भरे पड़े हैं। उनकी शान में कसीदे गढ़े जा रहे हैं। वैसे बतौर प्रधानमंत्री अपनी आखिरी प्रेस वार्ता में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह मजबूर या शायद आहत होकर स्वयं के मूल्यांकन का फैसला समय पर छोड़ रहे थे, तब उन्होंने शायद ही सोचा होगा कि कभी मीडिया भी उनका ऐसा मूल्यांकन करेगा, वो भी ठीक उस वक्त जब वो इतिहास में विलीन हो रहे हों। लेकिन ये प्रश्न है कि एक अर्थशास्त्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के करीब 5 दशक के कार्यकाल में जिस शख्स की शुचिता, सादगी और ईमानदारी पर एक दाग तक न हो, जिसका पूरा करियर कई बड़े और ऐतिहासिक फैसलों से भरा रहा हो, उसे अपने उदार मूल्यांकन का फैसला समय पर क्यों छोड़ना पड़ा और वर्तमान उनके साथ कुछ हद तक निर्मम और निष्ठुर क्यों रहा। गौर करने पर इन तमाम सवालों का एक ही जवाब मिलता है, और वो है उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस। बाकी आप सब इतने समझदार तो हैं ही कि कांग्रेस का अर्थ एक परिवार ही समझेंगे। दरअसल गांधी परिवार ने मनमोहन सिंह को कमजोर और थका हुआ प्रधानमंत्री साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वर्ष 2004 में जब सोनिया गांधी ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए मनमोहन सिंह के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ी, तभी स्पष्ट हो चुका था कि वो एक कठपुतली प्रधानमंत्री से अधिक कुछ नहीं होंगे। प्रधानमंत्री आवास में भले ही मनमोहन सिंह रहते हों, लेकिन सरकार 10 जनपथ और फिर 12 तुगलक लेन से ही चलती रही। उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि परिवार गाहे बगाहे पूरी बेशर्मी के साथ ये जताता भी रहा कि सरकार का रिमोट कंट्रोल उनके ही पास है, और प्रधानमंत्री सरकार के प्रति कम, पार्टी के प्रति और परिवार के प्रति अधिक जवाबदेह हैं। वर्ष 2013 में जब राहुल गांधी के द्वारा अपनी ही सरकार के ऑर्डिनेंस को सार्वजनिक तौर पर फाड़ा गया था, तो ये उसका सबसे बेशर्म उदाहरण था। योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोन्टेक सिंह अहलूवालिया ने खुद इस वाकये के बारे में अपनी किताब बैकस्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स में लिखा है कि मनमोहन सिंह तब इस घटना से इतने आहत हुए थे कि इन्होंने इस्तीफा देने तक का मन बना लिया था। क्या ये राहुल गांधी द्वारा मनमोहन सिंह और उनकी सरकार को नीचा दिखाने का काम नहीं था, और मीडिया भला इसे और कैसे लेती? लेकिन ये सिर्फ एक उदाहरण था। दरअसल मनमोहन सिंह की दिक्कतें प्रधानमंत्री पद संभालते ही शुरू हो गई थीं। उनके कार्यालय के सीनियर ऑफिसर्स और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों की निष्ठा उनसे कहीं ज्यादा सोनिया गांधी के प्रति थी। प्रधानमंत्री कार्यालय में सोनिया गांधी की दखलंदाजी इस हद तक थी कि 2009 में सत्ता में वापसी के बाद उन्होंने मनमोहन सिंह से बिना पूछे ही प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्री का पद ऑफर कर दिया था, जबकि वो खुद सीवी रंगराजन को देश का वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रह चुके संजय बारू अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखते हैं कि मनमोहन सिंह एनएन वोहरा को अपना प्रधान सचिव बनाना चाहते थे, पीएमओ का, लेकिन सोनिया गांधी के दखल के बाद टीके नायर को प्रधान सचिव बनाया गया। इसी तरह पुलक चटर्जी को भी सोनिया गांधी के कहने पर ही पीएमओ में नियुक्ति दी गई। वो सीधे सोनिया गांधी को रिपोर्ट करते थे, साथ ही उनसे दिशा निर्देश भी लेते थे। सिर्फ गांधी परिवार ही नहीं, AK एंटनी जो कि डिफेंस मिनिस्टर थे और अर्जुन सिंह जो कि HRD मिनिस्टर थे, ऐसे नेता भी मनमोहन सिंह को खास तवज्जो नहीं देते थे, जबकि वो उनके ही मंत्रिमंडल के सदस्य थे। बारू लिखते हैं कि अर्जुन सिंह तो मंत्रिमंडल की बैठकों में या दूसरे सार्वजनिक अवसरों पर मनमोहन सिंह के आने पर खड़े तक नहीं होते थे, जबकि एक प्रोटोकॉल का हिस्सा है। संजय बारू के मुताबिक सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री जरूर बनाया था, लेकिन उन्हें असली सत्ता कभी नहीं सौंपी गई। बारू के अनुसार सरकार पर सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली नेशनल एडवाइजरी काउंसिल यानी नैक का सीधा नियंत्रण था। मनरेगा हो, सूचना का अधिकार कानून हो या सरकार के और दूसरे बेहतर काम, उनका श्रेय तो सोनिया गांधी लेती रहीं, लेकिन खराब फैसलों और गलत कामों का ठीकरा मनमोहन सिंह और उनकी सरकार पर फूटा। संजय बारू मानते हैं कि मनमोहन सिंह से गलतियां तभी हुई जब सोनिया गांधी और कांग्रेस ने उनके फैसलों में जरूरत से ज्यादा दखल देना शुरू किया।
जैसे मनमोहन सिंह ए राजा और टी आर बालू को अपने कैबिनेट में नहीं लेना चाहते थे, लेकिन पार्टी के दबाव में उन्हें उन दोनों को मंत्री बनाना पड़ा और बाद में उनकी वजह से बहुत किरकिरी भी हुई। कुछ फैसले ऐसे जरूर थे जिन पर बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अपनी छाप थी। वर्ष 2008 में जब अमेरिका और भारत न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर करने जा रहे थे, तब सिर्फ सीपीआईएम और सीपीएम जैसी पार्टियों ने ही इसका विरोध नहीं किया था, बल्कि यूपीए की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी भी चाहती थी कि समझौते को लेकर मनमोहन सिंह अपना मन बदल ले ताकि सरकार बची रहे। हालांकि मनमोहन सिंह किसी के दबाव के आगे नहीं झुके, यहां तक कि कांग्रेस की एक बैठक में उन्होंने अपने इस्तीफे तक की धमकी दे डाली थी। नतीजा बाद में यह रहा कि लेफ्ट के समर्थन वापस लेने के बावजूद मनमोहन सिंह न सिर्फ यह समझौता बल्कि सरकार बचाने में भी कामयाब रहे। 10 वर्षों के अपने इस कार्यकाल में शायद ये पहला ऐसा बड़ा फैसला था जिस पर उनकी अपनी छाप थी। परिणाम स्वरूप आज भारत में 23 सक्रिय परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, जिनसे कुल 7,425 मेगावाट बिजली पैदा होती है। 2031 तक इसे करीब 2.5 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। जाहिर है, आज अगर भारत न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करने के मामले में दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश है, तो इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह को भी जाता है। उनके उस इकलौते फैसले को भी जाता है जो उन्होंने किसी रिमोट के कंट्रोल में आए बिना लिया था। यकीनन इतिहास पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहीं ज्यादा उदारतापूर्वक मूल्यांकन करेगा, शायद वर्तमान भी करता, अगर कांग्रेसियों यानी गांधी परिवार ने उन्हें बार बार नीचा दिखाने का हर मुमकिन प्रयास न किया होता। अफसोस ये कि ये प्रयास उनकी अंतिम यात्रा के दिन भी जारी रहा। नमस्कार।